आज की इस वीडियो में जो ये वीडियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो झारखंड पीजीटी के जो एप्लीकेंट हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स में रख रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। ये इसलिए तैयार की जा रही है कि बहुत सारे झारखंड से बच्चों ने डिमांड की है कि उनका जो में पेपर होने वाला है झारखंड पीजीटी का, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए जो पीछे झारखंड का पेपर हुआ था पीजीटी का, वहाँ से ये प्रॉब्लम नहीं है और उसी में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के आसपास क्या आ सकता है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जो पेपर्स हैं उन्हीं से फिर आप कैसे करें कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो किस आधार किस तरीक़ा के हो सकते हैं। तो जो न्यूटन फिजिक्स का इसमें मैंने डिस्कशन किया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच स्पीड मस्ट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इन ऑर्डर दैट इट मे नॉट बी पुल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इसमें ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसको लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसे पुल करने की कोशिश करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेसेसरी उसे रिवॉल्व कराता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वो सदा याद रखें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है सी जेड बटे 137 है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जेड एटॉमिक नंबर है, 137 एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से यही आंसर बात करके आना था, जेड को बता देना था और ग्राउंड स्टेट में पूछा था तो सी बटे 137 इसका आंसर हो जाएगा। इसी में अगर क्वेश्चंस में आगे रेडियस पूछी जाए तो रेडियस का मैं एक्सप्रेशंस बता देता हूँ। अगर रेडियस पूछी जाती है तो आर एन की जो वैल्यू है उसको सिंपली याद रखें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एन जेड स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है इसे हम एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जेड भी बोलते हैं, जहाँ ए नॉट वो रेडियस है इसकी वैल्यू 0.53 कम होती है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जेड एटॉमिक नंबर। और एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन पूछता है तो एनर्जी जो होती है माइनस एन जेड स्क्वायर इन 4 अपॉन एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये भी याद रखें और ये भी याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन एन बराबर 2 से 1 में जंप करता है, 3 से 1 में एन बराबर 1 में जंप करता है तो लाइमिन सीरीज बनती है। लाइमिन की जो वेवलेंथ है वो जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो 9.2 एंगस्ट्रॉम होती है और उसकी मैक्सिमम लाइमिन की जो वेवलेंथ है वो 1215 एंगस्ट्रॉम होती है। बाबर सीरीज जो है वो एन बराबर 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एन बराबर 4 से 2 में जंप करता है तब बनती है और उसमें जो पूरी है वो हमारी हम सब ये भी जानते हैं कि विजिबल जो रीजन है उसमें वो लाई करती है। तो साथ साथ हम ये भी याद रखें वहाँ जो हमारी एच एल्फा लाइन है वो पूछ ली जाती है, तो एच एल्फा लाइन की वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम होती है, एच बीटा की जो 4861 एंगस्ट्रॉम होती है। जनरली पूछी जाती है एच एल्फा और एच बीटा लाइन, तो सदा याद रख के जाए, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके साथ साथ हम ये भी जान लें कि जो हमारा लाइनमैन बामर पास्चन है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है और जो बाकी आगे की लाइन है लाइनमैन बामर पास्चन ब्रैकेट तो इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा था। क्वांटाइजेशन लगता है और एल की जो वैल्यू होती है ऑप्टिकल एंगुलर मोमेंटा उसकी वैल्यू हमारी एम बी आर बराबर एल एच अपॉन 2 पाई होती है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ऑप्टिकल एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा लगातार पीजीटी में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ और ये रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से कितनी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एज्यूमिंग दैट 0.1% ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी, केवल ये कहा गया है कि जो 0.1% है मास का वही केवल एनर्जी में बदलता है। तो आइंस्टीन की फेमस एक्सप्रेशन याद रखें कि डेली की जो वैल्यू होती है एनर्जी कन्वर्जन वो डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है और डेल एम की वैल्यू है कैलकुलेट कर लें। डेल एम जो होगा वो ग्राम में है तो 10⁻³ kg में बदल जाएगा और 0.1% है तो 0.1/100 कर दें तो डेल एम जो चेंज हो रहा है वो 10⁻⁶ kg जो है वो मास के साथ बेयर करता है। तो डेली बराबर डेल एम इंटू सी स्क्वायर, डेल एम की वैल्यू करते हैं 10⁻⁶ और सी की वैल्यू 3/10⁸ हम जानते हैं, तो ये वैल्यू सिंपली 9/10⁻10 जूल में ऑब्टेन हो जाएगी। इसमें ये भी याद रखें कि जो मास है वो रिलेटिविस्टिक वेरिएट होता है, एम बराबर एम नॉट अपॉन √1 माइनस v² बाई c²। एम यहाँ पर मूविंग मास है, एम नॉट रेस्ट मास है, v वेलोसिटी है।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एम नॉट देता है, बी देता है, पूछ लिया जाता है, कई बार एम और बी देता है, एम नॉट पूछ लिया जाता है, कई बार एम और एम नॉट पूछ लिया जाता है, बी पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको भी तैयार रखें। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर होती है। m यहाँ पे डायनेमिकल मास है, एम नॉट रेस्ट मास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अगर रेस्ट मास के इक्वल है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर को एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर कर दे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, यहाँ से e बराबर एम सी स्क्वायर से इनसे लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक इसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी ये भी इंपॉर्टेंट है। ई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर होती है। ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है रिलेटिविटी में। ई एनर्जी है, सी वेलोसिटी अप्लाइड है, ई मोमेंटम है, एम नॉट रेस्ट मास है। ये भी रिलेशंस ऑलवेज रिमेंबर रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में पेनिट्रेटिव पावर है, गामा रेज की पूछी गई है, अल्फा से कितनी होती है। 10,000 टाइम्स जो है वो होती है अल्फा से। इसमें पेनिट्रेटिव पावर के हिसाब से जो गामा रेज है उसकी पेनिट्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये याद रखें कि अल्फा का जो है आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद गामा की होती है। और पेनिट्रेटिव पावर में सबसे कम पेनिट्रेटिव पावर अल्फा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ये भी याद रखें कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो सबसे कम असर देती है वो अल्फा रेज, उसके बाद बीटा रेज, फिर गामा रेज देती हैं। ये भी याद रखें कि अल्फा रेज जो होती हैं वो हमारे हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, OH उसका सिंबल होता है। और बीटा रेज जो होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हमारे गामा रेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये भी याद रखें कि पेयर प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जब हमारा पैदा होता है तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की गामा रेज हमें डालनी पड़ती है। और जब हमारे दो अल्फा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा गामा रेज हमें पैदा होती है और उस समय में जो एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है। रेंज जो होती है अल्फा पार्टिकल की वो टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करती है। रेंज टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में एम मास दे रखा था किसी बॉडी का, रेस्ट पे एम नॉट v बराबर c/2 पर उसका मोमेंटम जो है वो पूछा गया था। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में p बराबर m होता है, n है डायनेमिकल मास होता है। n की वैल्यू को m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पर p की वैल्यू m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होगी। क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी जो दे रखी थी वो c/2 दे रखी थी। तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन आ गया है v की जगह पर c/2 रखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू m नॉट c/2 होगी और यहाँ से जो अंडर रूट 1 माइनस 1/2 होगा तो 1/2 यहाँ से आएगा, कैंसिल हो जाएगा, m नॉट c इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पूछा था। तो ये रिलेटिविटी के दोनों क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थी और ये क्वेश्चन थी। मॉडर्न फिजिक्स में आती है रिलेटिविटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कि हाफ दे रखा था 1000 ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 75% ऑफ सैंपल बी डिके। तो पूछा था कि कितने ईयर्स के बाद में 75% डिके हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हाफ लाइफ है उसमें हाफ जो अमाउंट है वो हमारा डिके हो जाता है। तो जब हम हाफ लाइफ में देखेंगे तो हाफ लाइफ में आधा जो है वो डिके हो जाएगा, तो आधा रिमेनिंग रह जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल जो आएगी उसमें जो रिमेनिंग रह गया था 50% उसका हाफ फिर से डिके हो जाएगा, मीन्स 25% डिके हो जाएगा और 25% बचा रह जाएगा। तो इसमें 75% डिके पूछा है, 25% रिमेनिंग होगा। तो वो 2 हाफ लाइफ में ऐसा होगा। तो अगर एक हाफ लाइफ में जो एक्सप्रेशंस है इसमें हाफ लाइफ में दे रखा है 1000 ईयर, तो 2 हाफ लाइफ में जो ईयर्स होंगे 2000 ईयर्स होंगे। तो सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे n बराबर n नॉट हाफ की पावर n। n यहाँ पर हाफ लाइफ की संख्या है, n नॉट जो है शुरू में जो नंबर ऑफ एटम्स है उनकी संख्या है, n जो है हाफ लाइफ n स्मॉल n के बाद नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी सिंपली, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। हाफ लाइफ में भी 3-4 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ आपको। हाफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मीन लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है। तो मीन लाइफ जो होती है टी मीन वो 1/λ होती है, और टी हाफ जो होता है वो 0.693/T हाफ होता है, 0.693/λ होता है। तो टी मीन का फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टी मीन बराबर 1/λ और टी हाफ का हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखें 0.693/λ। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है 1.44 टी हाफ, ये पूछा जाता है। एक्टिविटी की 3
बैकवेल सबसे छोटी यूनिट होती है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को हम बैकवेल कहते हैं। अगर रदरफोर्ड की बात करता है तो 10⁶ डिसइंटीग्रेशन अगर पर सेकंड होते हैं तो 1 रदरफोर्ड एक्टिविटी होती है। और तीसरा जो है वो है हमारी क्यूरी यूनिट। तो इनके में कई बार रिलेशन आ जाता है, 1 क्यूरी की जो वैल्यू है वो 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। तो क्यूरी सबसे बड़ी यूनिट होती है, याद रखें, क्यूरी इज द लार्जेस्ट यूनिट। उसके बाद हमारी रदरफोर्ड यूनिट आती है और रदरफोर्ड के बाद हमारी बैकवेल आती है। बैकवेल जो है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और जो हमारा एक्टिविटी है वो -dn/dt, इसकी जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल में होती है। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो लैम्डा आता है, जिसे हम डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। यहीं से फॉर्मूला हमारा n = n0 की पावर माइनस कैपिटल किया था। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये सब आप ध्यान रखें, जो मैं चीज़ अभी बता रहा था। यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा क्वेश्चन था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 3 रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। डेल ई और डेल टी जो है उसकी वैल्यू =(h/4π) होती है। और हमारा डेल एल डेल थीटा की जो वैल्यू है वो >(h/4π) होती है। और एक हमारा डेल एक्स डेल पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो h/4π होता है। तो ये सब एक्सप्रेशन याद रखें। यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू लैम्डा दे रखी थी, अनसर्टेनिटी पोजीशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वल है। और डेल पी की वैल्यू पूछी थी अनसर्टेनिटी वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो डेल एक्स डेल पी का जो ऑर्डर है वो एच के ऑर्डर का होता है। तो डेल एक्स ले लें और डेल पी की जगह पे एम डेल्टा भी ले लें। तो यहाँ से डेल पी हमें सिंपली मिल जाएगा h/m डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की जगह पर लैम्डा रख दें, लैम्डा की जगह पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/m भी रख दें, m से n को कैंसिल कर दें, h को h से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आते हैं। डी ब्रॉगली के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लैम्डा की वैल्यू h/m भी होती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जनरल एक्सप्रेशन से होता है लैम्डा = h/p। और लैम्डा पी का भी कई बार पूछता है, ये हमारा जो कर्व है लैम्डा पी का इस तरीके से आता है, लैम्डा इधर और पी इधर, तो ये इस तरीके से कर्व आता है। जब हमारी मोमेंटम की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो लैम्डा बढ़ता है। मीन्स अगर हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी, अगर पार्टिकल की प्रॉपर्टी बढ़ती है वे जो प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है और वाइस वर्सा। वेलोसिटी के जो हमारे पास में क्वेश्चन में है, वेलोसिटी अगर दी है, मास दिया है तो लैम्डा बराबर h/m भी लगाए। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछता है हमें जो देता है वो पोटेंशियल देता है v, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और लैम्डा पूछता है तो v की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 6 × 10⁴ वोल्ट और लैम्डा पूछा था। तो लैम्डा की वैल्यू को सिंपली √150/Vm² लें और v की वैल्यू यहाँ से 6 × 10⁴ वोल्ट यहाँ पर पुट कर दें। तो ये वैल्यू सिंपली सॉल्व करके जो हमें मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में वो 5 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम ऑक्टेव हो जाएगी। इसका को कैलकुलेट करना है तो बच्चे को 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, उसका रूट लेके 5 आ जाएगा। और 10⁴ को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁴ में जाएगा और उसका रूट लेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। तो ये हमें सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का दे रखा था। स्कैटरिंग जो हमारे पास में होती है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसका एक्सप्रेशन पूछा था। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, जो हमारे पास में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन z/s² का होल स्क्वायर 1/e² और 1/sin4 स्कैटरिंग एंगल y पर निर्भर करता है। तो जब ये 1/e² पर करेगा, e जो हमारा वेलोसिटी स्क्वायर पर निर्भर करता है, तो ये सिंपली जो डिपेंडेंसी है वो 1/वेलोसिटी की पावर 4 आ जाएगी। v को v नोट से दिखा रखा है और यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे कैसे करता है। तो इस जनरल एक्सप्रेशन को अभी याद रखें। इसमें अगर z पे निर्भर करता है, z वो है जो हमारा पार्टिकल जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर, और z जो पार्टिकल हमने डाला है उसका एटॉमिक नंबर। तो ये भी याद रखें। इसमें ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के ये जो जनरल एक्सप्रेशन से 3-4 इनसे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फिर हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसी के कंसेप्ट पर था। जो हमारे पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन होता है 3/2kT और उसको p² के इक्वल कर लें। पी की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो पी हमारा आ जाएगा √3mkt। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें और m को इधर ले जाएँ। पी की वैल्यू √3mkt आ जाएगी और लैम्डा बराबर h/√3mkt होगा। तो ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें एक हमारा 2πr बराबर लैम्डा है। यहीं से लैम्डा को h/m रखें
एम बराबर एन एच अपॉन 2 पाई आर था, तो एक एक्सप्रेशन ये है। और लैम्डा का जो एक एक्सप्रेशन है 2 भी ऊपर आएगा, रूट 150 को भी एंगस्ट्रॉम है। और लैम्डा का जो एक एक्सप्रेशन है वो हम देख ही रहे हैं एच अपॉन अंडर 300। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से। जिस एनर्जी पूछी थी एल बराबर रनिंग स्ट्रॉम का बॉक्स, जो हमारा एक बॉक्स है इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल और इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ा गया है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी गई थी। और क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में पूछे तो 1 ले लें एच स्क्वायर अपॉन एल, और एल जो बनेंगे स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 10 स्क्वायर होगा। ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 20 एच स्क्वायर अपॉन एल, ये आंसर मार्क करके आना है। तो हर जगह से क्वेश्चन थे, अलग अलग टॉपिकों से क्वेश्चन इसमें मैं देख रहा हूँ। तो आपको जो कवरेज है वो बढ़ानी है और जनरल जो फॉर्मूले हैं वो देखने हैं और बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो पढ़ने हैं। आज के मेरे बॉक्स में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बता दे रहा हूँ। एनर्जी है, वेव फंक्शंस जो होता है वो पूछा जा सकता है, तो साइन जो होता है √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल होता है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछता है तो √2 अपॉन एल बताना है। उसके अलावा जो हमारे एक्सपेक्टेशन एक्स पोजिशन की वैल्यू होती है वो L/2 होती है। एक्सपेक्टेशन Px जो होता है 0 होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसका क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये भी याद रखें कि अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी आइगन वैल्यू पूछता है तो n+12 h कट ओमेगा होती है 1 डायमेंशनल बॉक्स की। अगर 3D में पूछता है तो n+3/2 ब्रैकेट में बंद करके h कट ओमेगा होती है अगर हमारा आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और n की वैल्यू 3D में nx ny + nz होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के इसके जो कंसेप्ट हैं उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ क्वेश्चंस आ चुका है उसी के आसपास की सब चीज़ों को डील करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इस पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और ईजीली से क्वालिफाई कर पाएँ। तो इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि किस तरीक़ा से जब चीज़ों को पढ़ें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो उसके आसपास की चीज़ें अपने नोट्स में कवर करने का प्रयास करें, जिससे जो क्वेश्चन जब आप आ गया है तो अगर वही आ जाता है पहले वाला तो उसे तो आराम से करेंगे, उसके आसपास की भी कोई चीज़ पूछी जाए तो उसे भी ईजीली आप सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में जो एक बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में मैंने वीडियो दी, आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप रिक्वायर्ड करेंगे आगे कहेंगे तो मैं कुछ और वीडियो इस पर अपलोड करूँगा और बाकी PGT का और वीडियो अपलोड करूँगा। GATE-NET पर मैं लगातार वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि सभी फिजिक्स की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये जो चैनल है वो अपनी भूमिका निभाता रहेगा आगे भी। और पहले पीछे 3-4 साल से 4 या 5 साल से मैं पीछे अपलोड करता रहा हूँ, उसका भी देश के बच्चों को लाभ मिला है। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि देश के बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।